नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से सीटेट 2022 की एक और न्यू क्लास में। तो दोस्तों हम लोग जो है ना सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो लास्ट ईयर सीटेट का एग्जाम हुआ था ना 23 दिसंबर 2021 को, तो दोस्तों उसके हिंदी पेडागोजी के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या जो बच्चे नए आए हैं तो वह प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक कर और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर सेट कर ले। और साथ ही में दोस्तों जो लास्ट क्लासेस हैं, जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने 16 दिसंबर, 20 दिसंबर, 21 दिसंबर और 22 दिसंबर इन सभी क्लासेस को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है हिंदी पेडागोजी की। तो दोस्तों उन क्लासेस को भी आप ज़रूर से देख लें। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिएगा, जब हम पेडागोजी को सॉल्व करते हैं तो हमको 3 से 4 बातों को ध्यान में रखना होता है। वह 3 से 4 बातें कौन सी हैं तो दोस्तों वह हम आपको लास्ट जो क्लासेस है ना उनमें बता चुके हैं, तो इसलिए आप उन क्लासेस को भी ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः माना जाता है। तो दोस्तों जो एक बच्चा है, ठीक है ना, उसमें मातृभाषा मतलब है जिस जन्मभूमि में, ठीक है ना, जिस वातावरण में पैदा होता है ना, ठीक है, वह वहाँ की मातृभाषा मतलब भाषा को सीखता है तो वह उसी की वही क्या कहलाती है, उसकी मातृभाषा कहलाती है। तो बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है? क्या भाषा अर्जन माना जाता है? भाषा सीखना? देखिए भाषा सीखना तो होगा ही नहीं, क्योंकि दोस्तों देखिए भाषा सीखने में क्या रहता है, बच्चा स्कूल जाता है और उसके सामने दोस्तों मतलब भाषा को सिखाया जाता है, मतलब उसे पता रहता है। जैसे कि दोस्तों हम सेकंड लैंग्वेज सीखते हैं ना, इंग्लिश हो गई या अदर कोई लैंग्वेज हो गई, तो वह भाषा सीखना कहलाता है। लेकिन मातृभाषा तो बच्चे को ना सिखाई जाती, बल्कि वह अपने आप ही उस वातावरण में रहकर उस भाषा को अर्जित करता है, ठीक है ना। तो आपको हिंट तो मिल ही गए होंगे। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल नहीं होगा। भाषा का आत्मसातीकरण ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। अमूर्त भाषा का विकास ये कैसे हो सकता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भाषा अर्जन, ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने के आरंभिक वर्षों में जो कहानियाँ रहती हैं, एक बच्चा है वह भाषा को सीख रहा है, तो आरंभिक वर्षों में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ बताई जाती हैं और उनसे कहा जाता है आप भी मतलब कोई कहानी को बोलिए या बताइए। तो वह किस प्रकार से मतलब वह सहायक होती हैं। तो आरंभिक वर्षों में क्या काम करती हैं? नैतिकता के लिए। देखिए नैतिकता के लिए बिल्कुल नहीं करेंगी, क्योंकि बच्चा है वो, मतलब बच्चा जो है, और वह नैतिकता के लिए कैसे करेंगी, है ना। भाषा सीखने हेतु निवेश ये बिल्कुल हो सकता है, बट हम और भी देखेंगे दो और, दोहराव तथा पुनरुत्पादन भी नहीं होगा। अपने समाज के बारे में सीखना, क्या सिर्फ यही मोटिव होगा कहानियों का? बिल्कुल नहीं होगा। भाषा सीखने हेतु क्या होगा, निवेश होगा। मतलब कि हम बच्चों को कहानियाँ इसलिए बता रहे हैं ताकि वह क्या कर सके, मतलब कि देखो अपनी भाषा में वह समझ सके उन कहानियों को और वह बोल सके, तो ये भाषा सीखने हेतु निवेश कहा जाएगा इसको। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका कक्षा 5 में अच्छा, सुंदर, बुरा, रंगीन, बूढ़ा, युवा आदि शब्दों वाले बहुत से वाक्य देती है, और जब शिक्षार्थी इन शब्दों पर ध्यान देते हैं जिन्हें वह विशेषता बताने वाले शब्द का नाम देती है, बाद में वह उन्हें और अधिक शब्द देती है तथा उनमें इन विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रयोग करने के लिए कहती है। मतलब ये शब्द दिए गए हैं ना, इनको प्रयोग करने के लिए कहती है। अंत में शिक्षार्थी का ध्यान आकर्षित करती है तथा कहती है कि ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यह रणनीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों इस प्रकार से जो है ना, यह रणनीति क्या कहलाई? क्या व्याकरण शिक्षण रणनीति? बिल्कुल भी नहीं होगी। क्या सिर्फ हम इसको व्याकरण शिक्षण रणनीति ही कहेंगे? क्या नहीं, है ना। सचेतना वृद्धि ये हो सकता है। विशेषण शिक्षण, विशेषण शिक्षण नहीं होगा, क्योंकि यही एक तरीका थोड़ी है कि दोस्तों विशेषण के बारे में उनको बताएं, है ना। विषय वस्तु आधारित व्याकरण, तो ये वाला भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? 2 हो जाएगा, सचेतना में वृद्धि, ठीक है ना। बच्चे क्या होंगे, मतलब अपने आप में वह जानेंगे, सचेतन होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। और प्राथमिक स्तर पर दोस्तों व्याकरण है उसका मतलब कि ज़्यादा जो है ना व्याकरण का ज्ञान, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि दोस्तों बच्चा किस प्रकार से भाषा का अर्जन करता है उस पर ध्यान दिया जाता है। कौन सी विधि दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? तो दोस्तों बताइएगा वह कौन सी विधि है जो दोहराव वाले अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होगा? 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका आंसर 4 हो जाएगा। अब देखिए, संपूर्ण भाषा का दृष्टिकोण, इसको तो नहीं मानती। समूह भाषा का शिक्षण, व्याकरण अनुवाद विधि, ठीक है ना, इसको मतलब ये जो कौन सी मतलब श्रव्य भाषावाद जो विधि है ना, यह अभ्यास को एक बड़ी प्रविधि मानती है। कौन सी? श्रव्य भाषावाद, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और ये जो आंसर है ना, ये अकॉर्डिंग टू सीटेट के जो ऑफिशियल आंसर की ना, उसके अकॉर्डिंग ही है। अब देखिए बहुभाषिकता, और बहुभाषिकता से रिलेटेड क्वेश्चन तो काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं कि बहुभाषिकता क्या है। तो देखिए बहुभाषिकता यहाँ पर केवल आ गया, जितना संभव हो ये दोनों कट जाएंगे।
मातृभाषा आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम, ये भी नहीं होगा। थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट है, मातृभाषा घर की भाषा से आरंभ करके विद्यालय में और भाषा जोड़ने की ओर बढ़ाना कहलाता है। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भारत की है, तो दोस्तों हिंदी भारत की क्या है, क्या राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, सह राजभाषा है, फिर शास्त्रीय भाषा है। अभी देखना लगभग दोस्तों 70% जो लोग हैं ना जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा ना इस क्वेश्चन को, तो वे गलत देंगे इसका आंसर। ठीक है, तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, हिंदी एक राष्ट्रभाषा नहीं है बल्कि क्या है, राजभाषा है। क्योंकि यदि हम बात करें भारत के जो दक्षिणी राज्य हैं ना, वह इसका विरोध करते हैं कि हिंदी को क्या है, एक राष्ट्रभाषा ना बनाया जाए, क्योंकि दोस्तों उनकी मातृभाषा कुछ अलग है ना, इसलिए। आगे देखिएगा, और भी कई राज्य हैं इसलिए इसको राजभाषा का दर्जा दिया गया है। शिक्षार्थियों द्वारा लिखने पढ़ने में की गई त्रुटियों को समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों जो बच्चे रहते हैं ना, वह गलतियां तो करते हैं, कभी हमने भी गलतियां की होंगी, तो इन त्रुटियों को क्या समझा जाना चाहिए। क्या त्रुटि सुधार के लिए संकेत, भाषा सीखने में समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी। यहाँ पर थर्ड वाला तो पूरी तरह से कट गया। सीखने के लिए संकेत या उनके सीखने में बाधा भी नहीं होगी। ठीक है ना, ये दोनों तो एक ही ओर इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, ये आंसर है ना। अब देखिए, त्रुटि के सुधार के लिए संकेत, क्या त्रुटियां की गई हैं, क्या वे सिर्फ इसलिए की गई कि उनका सुधार के लिए संकेत, गलत हो जाएगा ये भी। ये सीखने के लिए संकेत बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यही पता चल रहा है ना कि एक बच्चा क्या कर रहा है, सीख रहा है, तभी तो वह त्रुटियां कर रहा है। यदि सीखेंगे नहीं तो गलतियाँ कैसे होगी। ठीक है ना, और गलतियाँ नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे। शिक्षार्थी एक अच्छे लेख के विकास के लिए कई चरणों से गुजरता है, यह उपागम क्या कहलाता है। दोस्तों एक शिक्षार्थी है, एक अच्छे लेख के विकास के लिए क्या कई चरणों से गुजरता है, तो यह उपागम क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है, देखिए, लिखने का प्रक्रिया उपागम। क्या कहलाता है, लिखने का प्रक्रिया उपागम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 हो जाएगा। आगे देखिएगा, अपने आरंभिक वर्षों में बच्चे दीवार, फर्श और कॉपी, उत्तर पुस्तिका में आड़ी तिरछी रेखा बनाते हैं। आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो किसी प्राइमरी स्कूल में आप जाकर देख सकते हैं। भाषा सीखने में यह अवस्था क्या कहलाती, स्क्रिबलिंग, प्रारंभिक साक्षरता, लेखन कौशल या फिर ग्राफिक विकास। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, है ना। प्रारंभिक साक्षरता इसको कहा जाता है। ठीक है, जब बच्चे दीवार, फर्श और मतलब इनमें क्या आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं उत्तर पुस्तिका वगैरह में। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का आकलन है। क्या बात हो रही है, सीखने का आकलन, सीखने के लिए आकलन, इनको आप अच्छे से ध्यान देना है ना। सीखने का आकलन यहाँ पर हम इसलिए लिख रहे हैं दोस्तों क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिएगा अभी, सीखने का आकलन, तो कौन सा सीखने का आकलन है। लिखित परीक्षाएं क्या सीखने का आकलन कही जा सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। ठीक है ना, अवधि के अंत में परीक्षा, तो ये तो होगा ही नहीं सीखने का आकलन, है ना। देखिए, संकल्पनात्मक आकलन या फिर यूं कहें रचनात्मक आकलन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा। जो रचनात्मक आकलन रहता है ना, इसी को दोस्तों सीखने का आकलन भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, क्योंकि ये सीखने का आकलन है, सीखा हुआ ज्ञान है बच्चे का, उसका आकलन किया जा रहा है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक बालक किसी एक भाषा का अच्छा पाठक, ठीक है ना, अच्छी पाठिका है, तो वह दूसरी अथवा किसी अन्य भाषा का अच्छा पाठक हो सकता है या सकती है। बिल्कुल, यदि कोई बालक किसी एक भाषा में अच्छा है तो वह दूसरी भाषा में भी हो सकता है। जब वह दूसरी भाषा या अन्य भाषा को सीखता है, कब वह दूसरी भाषा को अच्छे से ग्रहण कर सकता है, जब वह दूसरी भाषा को सीखता है। तो इसे किससे जाना जाता है, तो सीधी सी बात है, कौशल का अंतरण। क्यों, क्योंकि देखिए, एक बालक है, किसी एक भाषा का अच्छा पाठक है, अच्छी पाठिका है, जब वह दूसरी भाषा को सीखेगा तो दोस्तों इस प्रकार से उसकी जो मतलब कि जो व्याकरण वगैरह कुछ चीज़ें हैं वह उसमें उसको हेल्प करेंगी। मतलब है कौशल ही है उसका अच्छा पढ़ना, तो कौशल का अंतरण कहलाता है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने के प्रतिफल है। तो सीखने के प्रतिफल क्या है, वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए, प्रदर्शित करना चाहिए, या फिर भाषा शिक्षण के उद्देश्य है जो भाषा पाठ्यक्रम में वर्णित है। अध्ययन के दौरान शिक्षार्थी के संप्रेषण कौशल पर आधारित वे प्रक्रिया जिनके द्वारा शिक्षार्थी से प्रदर्शन की उपेक्षा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 हो जाएगा कि वे दक्षताएं जिन्हें शिक्षार्थी द्वारा किसी पाठ्यक्रम के अंत में प्राप्त कर लेना चाहिए या प्रतिशत करना चाहिए। सीखने के प्रतिफल की बात हो रही है, ठीक है ना, तो पाठ्यक्रम के अंत में ही तो प्राप्त कर लेना चाहिए। ठीक है ना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से दो उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य हैं। अब देखिए, निदानात्मक होता है पहले, ठीक है ना, उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में होता है उपचारात्मक। निदानात्मक में समस्याओं को ढूंढा जाता है, क्या क्या समस्याएं, उसके पश्चात उपचारात्मक शिक्षण का
प्रबंध किया जाता है। ठीक है, उन समस्याओं को यहाँ पर हटाया जाता है या उनको कंप्लीटली यहाँ पर देखा जाता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षार्थियों के सीखने को बेहतर करने के लिए है, बिल्कुल हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों के शिक्षण में बदलाव करने के लिए, बिल्कुल। जिस प्रकार से बच्चे ने त्रुटि की गई उसी प्रकार से शिक्षक पढ़ाएगा तो बदलाव तो होगा ही। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थियों को समझने के लिए, तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, उपचारात्मक शिक्षण शिक्षकों द्वारा अपने शिक्षार्थी को समझने के लिए कि उसने क्या त्रुटि की है, उससे क्या वो उसको समझेगा। कमजोर और जो है ना मतलब अच्छे स्टूडेंट में तो उसको वर्णित बिल्कुल नहीं करेगा, तो ये तो होगा नहीं। उपचारात्मक शिक्षण अभिभावकों के लिए है कि वे जाने कि कुछ शिक्षार्थियों को सुधार की आवश्यकता क्यों है। देखिए, प्रत्येक बच्चा त्रुटि करता है ना, तो इस प्रकार से ये वाला भी नहीं होगा। राइट आंसर ए और बी हो जाएंगे। ए और बी किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ए और बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को 5 समूह में बांट दिया। कितने समूह में, 5 समूह में बांट दिया, जिसमें प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी और प्रत्येक समूह में 5 शिक्षार्थी हैं तथा उन्हें घर, विद्यालय, सड़क, भूमि तथा आकाश शब्दों से संबंधित शब्द ढूंढने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने 10-15 शब्द ढूंढे तथा अन्य समूहों के साथ साझा किए। अध्यापिका ने यह शब्दावली शिक्षण के लिए कौन सी प्रविधि अपनाई है, तो कौन सी प्रविधि अपनाई है। शब्द तथा वाक्यांश, थीम आधारित शब्दावली, शब्दों का वर्गीकरण या फिर नियामक शब्दावली। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा दोस्तों। ये थीम आधारित शब्दावली है। कौन सी है, थीम आधारित शब्दावली है। कई थीम दी गई है कंप्यूटर मतलब कि इसमें पर्यावरण में, ठीक है ना, तो उसी से रिलेटेड है दोस्तों ये। शब्द तथा वाक्यांश होगा नहीं, शब्दों का सिर्फ क्या वर्गीकरण के लिए भी नहीं होगा, नियामक शब्दावली भी नहीं, थीम आधारित शब्दावली बिल्कुल करेक्ट है। आज की क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन देख रहे हैं, सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास है। तो सीखने के सिद्धांत के रूप में रचनावाद का विश्वास क्या है, तो बताइएगा। सीखना व्यक्तिगत विशेषता है, बिल्कुल भी नहीं कहेगा। अकेला व्यक्ति अकेला बैठा मतलब रहता है, सीख जाएगा कि नहीं। सभी शिक्षार्थी भाषा नहीं सीख सकते, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सीखना पूरी तरह मनोवैज्ञानिक भी नहीं है। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल ही कट गए हैं। ठीक है ना, यदि आपने पेडागोजी को अच्छे से पढ़ा है ना, तो इनको तो देख के आप कह सकते हैं कि कट गए हैं ना। इसके बाद सीखना व्यक्तिगत भी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सीखना एक सामाजिक निर्मित है, क्योंकि बच्चा जन्म लेता है, अपने समाज में रहता है। ठीक है ना, समाज में रहकर भी अपनी, ठीक है ना, विभिन्न प्रकार की जैसे कि प्रतिभाएं रहती हैं दोस्तों, मातृभाषा वगैरह है ना, इनको वह क्या करता है, सीखता है ना। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो आपके 15 में से कितने सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। यदि आप सीटेट का क्विज लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो उसकी दोस्तों आपको जो टेलीग्राम है ना, उसके ग्रुप और चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाकर दोस्तों आप इसको ज्वाइन कर लें। ठीक है ना, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।